हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए हिंदी का एक प्रकार का रियल पेपर लाए हैं। ये 2025 में 100% पूछे जाने वाला पेपर है। इस पेपर का आप संपूर्ण हल जरूर कर लें और बोर्ड के एग्ज़ाम में इस पेपर को करके ही जाइएगा। आपके पेपर में मैक्सिमम सवाल जो पेपर करा रहे हैं इन्हीं पेपरों में से आने वाला है, तो वीडियो के 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका पेपर का जो सेट है डीसी है और 801 है। यहाँ पे देखिए, जब आपको पेपर मिलेगा सबसे पहले अनुक्रमांक और अपना नाम लिख लीजिएगा। और जो इस पेपर को हल करने के लिए जो आपको समय मिलेगा, समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का संपूर्ण समय मिलेगा। और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। ये आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में आप सभी को निर्देश के बारे में पहले से पता है। तो आपका समय न गवाते हुए आप सभी को सीधे प्रश्न पे लेकर चलते हैं। एक बार निर्देश पढ़ना होगा तो आपको दिखा देते हैं, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। यही निर्देश बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम आता है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आपको लेकर चलते हैं। देखिए, यह है आपका खंड जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहले आपको बताएंगे और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में ये लिख के जरूर बताइएगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1-1 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। अब ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। वंशीधर शुक्ल, देखिए ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम पढ़ के यहाँ बता दे रहे हैं क्या लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बैंकुटनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो इसमें से इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि शुक्ल युग का जो नामकरण पड़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही पढ़ा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल है। देखिए, शुक्ल यहाँ पे है तो शुक्ल यहाँ पे, तो शुक्ल से शुक्ल युग याद रख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, दूसरा नंबर का क्या है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। यह भी देखिए आपके सामने 1 नंबर का ही प्रश्न है। ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। ज्ञानेंद्र हैं, यशपाल हैं, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, प्रेमचंद्र जी हो जाएगा, ठीक है। तो सेवा सदन के उपन्यास के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यानी शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है, इसमें से आपको बताना है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपसे नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर का दीजिए। देखिए, प्रसिद्ध आत्मकथा जो है क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। 1 नंबर का ये भी प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है हरिवंश राय बच्चन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा, ठीक है। तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन सिंह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, ठीक है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पूछा है कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार के बारे में पूछा है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 6वां नंबर का है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को पढ़ के ही आंसर दीजिएगा कि देव हैं, घनानंद, भूषण या बिहारी हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, यहाँ पे रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा है, तो कौन है, तो भूषण जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर का प्रश्न आपके सामने है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। यानी रामचंद्रिका के रचनाकार के बारे में बताना है। जैसे यहाँ बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम, ठीक है। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं मतीराम जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने
प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास के बारे में बताना है कि किसकी रचना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, श्रीधर पाठक हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? जो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये लिखा है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन को पढ़ के ध्यान से आंसर दिया कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंद पंत जी हैं। देखिए ये राम की शक्ति पूजा जो लिखा गया है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां नंबर का। ध्यान दीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? यहाँ पे ध्यान से देख के ही आंसर दीजिएगा। प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है पूछा है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को एकदम रट लीजिए, आपके पेपर में सेम टू सेम प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या इसके अलावा आप देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव, आपको बताना है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है कौन है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव तो आप सभी को पता है कि हास होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अलंकार से संबंधित पूछा गया प्रश्न, मनहु, मानो, जनु, जानु आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होता है? तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें जो वाक्य आता है मनहु, मानो, जनु, जानो ये सब आदि शब्द जो होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मनहु, मानो, जनु, जानो किस में प्रयोग होता है, किस अलंकार में? तो ये होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है 13वां नंबर का कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी दे, तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्ति में आपसे छंद पूछा है, रोला होगा, दोहा होगा, बैरवा होगा या सोरठा। देखिए आपको जो पढ़ना, एक रोला पढ़ना, एक सोरठा ही आपके सिलेबस में, यही इसी दोनों में सही आपका आंसर सही होगा। देखिए ये जो आपका वाक्य प्रयोग किया गया इसमें जो छंद है आपका सोरठा है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अगला नंबर का है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए ये 4 ऑप्शन हैं। देखिए इस पहले वाला ऑप्शन में देखें उपदेश, तो देखिए उप है ना, इसमें यहाँ भी उप है, यहाँ भी उप है, लेकिन इस ऊपर में उप नहीं प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका 15वां नंबर का सवाल है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का मतलब होता है कि कोई शब्द दिया रहता है उसके लास्ट में क्या जुड़ा है। जैसे दैनिक का पढ़ेंगे दैनिक, इक जुड़ रहा है, देखिए इसमें क्या आ रहा है आपका? इक आ रहा है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी दैनिक में देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आएगा इक, इसलिए लास्ट में इक जुड़ रहा है, इसलिए इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको समास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में क्या समास आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? तो देखिए यहाँ पे द्वंद्व दिया है, कर्मधारय दिया है, द्विगु दिया है या अव्ययभाव दिया है। तो त्रिवेणी में याद रखिएगा आपका द्विगु समास आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 17वां नंबर का सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची आपको बताना है कि गंगा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे ऑप्शन देखिए भागीरथी, ये तो गंगा का पर्यायवाची है। यहाँ पे कालिंदी, सूरसरिता, देवनदी। देखिए सूरसरिता हुआ, देवनदी हुआ और भागीरथी ये गंगा का पर्यायवाची है। जबकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो कालिंदी जो होता है गंगा के पर्यायवाची नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद पूछा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है? देखिए इत्यादि का जो होता है इति धन आदि होता है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इति धन आदि, यही इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इति धन आदि है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 19 नंबर का कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप बताना है कि फल जो है इसका तृतीय विभक्ति में और बहुवचन
रूप में क्या होता है, तो देखिए इसका जो होगा आपका फलय होता है। क्या होता है? फलय। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन याद रखिएगा। फल का क्या होता है? फलय। याद रखिएगा किसमें? तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में ये होता है। अगला प्रश्न देखिए, हस्तु धातु का वचन बताना है और पुरुष बताना है कि जो हस्तु है इसमें कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। ठीक है, तो देखिए हस्तु जो होता है इसमें एक वचन है और प्रथम पुरुष है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि हस्तु धातु का रूप वचन जो है एक वचन और प्रथम पुरुष के अंतर्गत इसे रखा गया है। ठीक है, तो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आप बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रारंभ होते हैं खंड ब के, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टोटल ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। देखिए जो पूछा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, यानी कि इसको आपको क्या करना है? यहाँ तक पढ़ना है, सभी लाइन को पढ़ लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा आपको बता देते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना रहता है, 2 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यदि करते हैं 2 नंबर इसमें मिलता है। साथ में लिखा है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों किया गया है, ये तो सबका आंसर देते हैं। टोटल ये 6 नंबर का रहता है। इसके अलावा आपको अथवा में भी प्रश्न पूछा जाता है। अथवा में देखिए ये अथवा में भी क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित भी आपसे क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया। संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो दोनों प्रश्नों में से जो सिंपल आपको प्रश्न लगे उसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिए। दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टोटल ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का रहने वाला है। ये आपका पद्यांश दिया है, जैसे देखो उद्धव मन न भय 10-20, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लाइनों को आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। ठीक है, देखिए कहाँ तक दिया है? यहाँ तक दिया है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसमें भी क्या करना है? संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखना है। टोटली 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके सामने ये प्रश्न है, इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, विश्वत रेखा का वासी जो, यानी ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं। इसके अलावा चलिए इस पर संबंधित जो प्रश्न पूछता है उसको आपको बताते हैं। देखिए ये आपके सामने प्रश्न है, यानी कि यहाँ तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? इससे भी संबंधित 3 प्रश्न पूछता है, ये भी आपका 6 नंबर का है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों में से जिसका आंसर आपको याद रहेगा आप आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए आपको संस्कृत से संबंधित पहले गद्यांश और पद्यांश से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यह टोटल 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के समझ लीजिए। पहले निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। जैसे देखिए ये आपके सामने वाराणसी से है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में आपको अनुवाद भी करना है। तो देखिए इसका क्या करेंगे? संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आपको क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। इस गद्यांश को जरूर आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, वाराणसी वाला पार्ट जो है एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको वाराणसी चैप्टर से एक न एक गद्यांश देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा देखिए आपको अथवा में भी प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को भी साथ में आप तैयार कर सकते हैं कि मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति, यानी इसका मतलब है कि इसमें आपको क्या करना है? इसका भी संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में आप अपने शब्दों में अनुवाद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको अगला नंबर क्या प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी में, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, यानी संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न आप देख सकते हैं, या इसके अलावा अथवा में दिया है, इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। तो जितना भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा।
देखिए 5वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि आपके जिला में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता होगा उसी खंडकाव्य को आपको तैयार करना है। हम सभी खंडकाव्य आपको एक बार दिखा देंगे। जैसे देखिए पहले मुक्तिदूत से, मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्र आपको करना रहता है, या इसके अलावा मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना रहता है। देखिए ये है, ये है, इन दोनों में से भी एक ही प्रश्न करना रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप देख सकते हैं ज्योति जवाहर अगर पूजा खंडकाव्य है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, मातृभूमि के लिए कण है। इस तरह बहुत सारे आपको खंडकाव्य आपसे दिया जाता है, जैसे कर्म भारती है, कर्मवीर भारती, ठीक है। इस तरह खंडकाव्य आपको मिलेगा। इसमें से जो खंडकाव्य आपके स्कूल में पढ़ाया जाता होगा वही खंडकाव्य कीजिएगा। इसके अलावा सभी खंडकाव्य को आपको छोड़ देना रहता है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं एक खंडकाव्य ये भी है सर, ठीक है। तो जितना खंडकाव्य आपको दिखा दी, आपके जिला में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता होगा उसी खंडकाव्य को आप केवल तैयार करना रहेगा। अगला प्रश्न 6वां नंबर देखिए आपसे किस नंबर कैसे पूछेगा। टोटल 5 नंबर का रहता है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको देना रहता है, उनकी प्रमुख रचना का नाम भी लिखना रहता है। जैसे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुआ, जयशंकर प्रसाद हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ, इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा, ठीक है। आप इनको तैयार कर सकते हैं। अगला देखिए 5 नंबर का ये भी प्रश्न पूछेगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का कवि जीवन परिचय देना रहता है, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना रहता है। देखिए आपके सामने 4 कवि हैं, जैसे महाकवि सूरदास हैं, बिहारी लाल हैं, महादेवी वर्मा है, श्याम नारायण पांडे है। इनमें से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यह टोटल सिर्फ 2 नंबर का रहता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना रहता है, ठीक है। आपको इस प्रकार से 4 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, चारों में से किसी 2 का ही उत्तर दीजिएगा, और जो उत्तर देना आपको संस्कृत का संस्कृत में ही उत्तर देना रहता है। और ये टोटल 4 नंबर का प्रश्न आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। तो ये जितने प्रश्न आपको यहाँ बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। आपके सामने 9वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, ठीक है। ये टोटल 9 नंबर का सवाल रहेगा। देखिए 9 नंबर का आता है या कभी कभी 7 नंबर का आता है ना, कभी 9 नंबर का कभी 7 नंबर का आता है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कीजिएगा। देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इन चारों में से किसी एक पर ही जीवन निबंध लिखना रहता है ना। तो ये निबंध आप जरूर तैयार कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका संपूर्ण वायरल पेपर। इन पेपरों को क्या कीजिएगा, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट का जो वायरल पेपर आप सभी को करा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली बाय डेली नया नया पेपर मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे प्रकार से हो सके और अपना टारगेट जो यदि 90% का बनाए होंगे तो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।